स्लो पॉइजन बांटा है अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को, और बड़ी बेबाकी से इस बात को कह रहा, और उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अभी कहते हैं अरे सुनो सुनो, ये बीजेपी आ जाएगी ना तो तुम्हारी जो बिजली फ्री देता हूं सब बंद कर देगी। हम वो जितनी फ्री देते हैं उससे ज्यादा देने वाले, बंद नहीं करने वाले और बढ़ा के देने वाले। हम 300 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना पे काम कर रहे हैं और कई राज्यों में दे रहे हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री पद की रेस में मनोज तिवारी का नाम शामिल है। ये सब तो बहुत काल्पनिक प्रश्न है और ये निर्णय पार्टी का है। शीर्ष नेतृत्व जैसा कहे। अगर पार्टी जिम्मेदारी सौंपती है तो मनोज तिवारी उसको लेने के लिए तैयार है। क्यों नहीं तैयार होंगे? हमको तो जो भी काम दे दे पार्टी हम करने को तैयार, और कर भी रहे हैं। नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद, क्रिकेटर, संगीतकार, कलाकार, तमाम रूपों से आप मनोज तिवारी जी को जानते हैं और आप सबसे व्यक्तिगत तौर पर मनोज तिवारी जी हर दिलों में राज करते हैं, संगीतों में राज करते हैं और 2014 से 24 तक तो ये राजनीति में भी राज कर रहे हैं। आज दरअसल ये जो हम लोगों का आज साक्षात्कार है वो नॉन पॉलिटिकल है, तो आप अगर पॉलिटिक्स ज्यादा प्रिय है तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं मनोज तिवारी से बहुत लाइट मोड में बात होगी। सबसे पहले आपने नवभारत टाइम्स को समय दिया, उसके लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और आप सीधे वहीं से आगे लंच टाइम में आके आप हमसे बात कर रहे हैं। जब मैं आपके हॉल पे आया मनोज जी, एक तो मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सबसे पहले मुझे आपकी वो बचपन की तस्वीरें दिखी जिसमें आप संगीत सीख रहे हैं, संगीत का गायन कर रहे हैं। वो किनारे वाली, बिल्कुल, मैं संदीप दास के साथ वो एक तस्वीर, फिर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ आपकी तस्वीर, फिर महेंद्र सिंह धोनी के साथ में आपकी तस्वीर। उसके बाद फिर मैं देख रहा हूं तो कोई पॉलिटिक्स, यानी कि जो आपका सबसे पहला शुरुआत थी आपकी संगीत की, आपने अपने दरवाजे के ठीक पहले उसको जगह दी। बहुत बिल्कुल इसके पीछे जब ये लगा रहे थे आप फोटोग्राफ्स, तो कहा गया था आपने खुद इसको पूरा मैनेज करवाया है? नहीं, वो थॉट है। नो डाउट हमारे लाइफ में संगीत का, खेल का सबसे ऊपर स्थान है। मैं तो दुनिया भर से कहता हूँ यार, कुछ करो न करो, संगीत में और स्पोर्ट्स में जरूर रहो। उसके बाद आप दुनिया के हर काम कर सकते हैं, क्योंकि संगीत आपको सुर में रहना सिखाता है। हारमोनियम, ढोलक, तबला, बैंजो, वायलिन, ये सब अलग बाजा है, लेकिन सुर एक होता है। सा तो समझा, सा ट्यों, सब एक सुर में बोलेगा। अलग अलग वाद्य हैं, मगर सुर एक नहीं होगा तो सब संगीत बिखर जाएगा। स्पोर्ट्स, जहां जीतने पे तो आपको दुनिया नमस्ते करती है, जब आप हारते हैं फिर खड़ा होना पड़ता है, सामने वाले से हाथ मिलाना पड़ता है। तो जो इसमें जाएगा ना, वो कभी ईवीएम पे सर नहीं पटकेगा। फिर वो आता है, आप दुनिया में कोई काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा जो, वो शायद वो इतना मैंने नहीं सोचा था जैसा आपने देख लिया, लेकिन ये थॉट है कि हमारे लिए संगीत, वो जो लड़का ना जो तबला बजा रहा है उसको ग्रामी मिल चुका है। ग्रामी, वो संदीप दास है। और वो कब की तस्वीर है मनोज जी? वो है तस्वीर 89, 90, 91, 92। 3 साल हम और संदीप एक ही कमरे में रहते थे, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बिरला हॉस्टल, वो हम लोग के कमरे में हम और संदीप साथ रहते थे। और बाकी वो स्वतंत्रता भवन की फोटो है जहाँ पे हम अपने अध्यापकों के साथ, एक अध्यापक हैं, बाकी 5 हम दोस्त हैं। जी।
तो संदीप दास अब अमेरिका में रहता है, उसको ग्रैमी, ही इज द मास्टर ऑफ हाँ। तबला। पंडित किशन जी महाराज जी का शिष्य है वो। तो हम लोग आज भी दोस्त हैं। हम उस समय हमको भी नहीं पता था कि ये कहाँ पहुंचेगा, उसको भी नहीं पता था कि हम कहाँ पहुंचेंगे, बट वी बोथ आर प्राउड ऑफ आवर जर्नी। मनोज जी, जब हम आपसे बात करने की शुरुआत करते हैं तो मेरे ज़हन में बनारस बार बार आता है। वो बनारस के घाट, वो गंगा आरती, मैं शायद आपको 3 दशक पहले लेके चल रहा हूँ, वो गलियां जहां से आपका बचपन हुआ, खेले कूदे। आज अगर मैं आपसे कहूं कि बनारस के बारे में कुछ बताइए, तो आप अपने शब्दों में बनारस को कैसे एलिब्रेट करेंगे? बनारस अद्भुत सज गया है। मैं इस बनारस की कल्पना ही नहीं कर सकता था। देखो एक बात छोटी सी बात है, हम एक गाना लिखते थे, लिखे थे 2012 में लिखे थे, और वो गाना ये था कि बनारस कैसन कैसन बनारस कैसन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चित्रकूट। अच्छा, तो बनारस कैसन मीन्स कि वो बनारस कैसा, क्यों? जहाँ गोबर पे ना गुड़ बिछलल, बनारस कैसन। जहाँ गली में ना साढ़ मिलल, बनारस कैसन। मतलब हमारे परिचय में बसा है। गली में जाएंगे, गोबर होगा, जरा बचा के चलना है, गोड़ स्लिप न कर जाए, कभी भी सांड दौड़ा लेगा, कभी भी वो बनारस। हमने गाना ही रिलीज नहीं किया। वो गाना रिलीज ही नहीं हुआ। कैसे रिलीज करे, अब वो है ही नहीं। जो गाना लिखे थे ना, जो गाना लिखे थे वो अब है ही नहीं। तो अब मैं गाऊंगा तो लोग कहेंगे यार ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है, बनारस बदल गया है। बनारस की गलियां बदल गई, बनारस की सड़कें बदल गए, बनारस के लिंक एयरपोर्ट से लिंक रोड बदल गए, बनारस की चौहद्दी बदल गई, और घाटों की सुंदरता बदल गई, घाटों में चलने वाली नावों की सुंदरता बदल गई। तो ये सा कमाल का चेंज हुआ। और कहते हैं ना कि बनारसी लोग, हम लोग अक्खड़ बनारसी लोग हैं, हम बड़ी मुश्किल से किसी को मानते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि बनारस मान गया कि नहीं चलो यार, ये हमन के कुछ पुण्य रहल होई कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी हमारे पास आइलन। ऐसा भाव आ गया। तो लेकिन अभी भी अब वो खूबसूरती बढ़ रही है। गली तो वैसे ही है, गली वैसे ही है, गली है। हाँ। बस यही है कि खुशी तब होती है जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर से गंगा जी नहीं दिखती थी। अब गंगा जी के घाट से निकल करके जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं तो लगता है ये काशी के विश्वनाथ का मंदिर है। तब लगता है कि ये महादेव की नगरी काशी है। नहीं तो पता चले कि विश्वनाथ मंदिर जाए में देह छिला गए। वाराणसी और वाराणसी का आसपास इतना सुंदर हो गया। हम लोग बिहार के मूलतः रहने वाले हैं। तो इस समय हम जिस जिले के हैं ना, कैमूर जिला है, बिल्कुल बॉर्डर जिला है, बनारस, चंदौली और फिर कैमूर जिला। तो हर आदमी जो अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहता है, उसका सबसे सुंदर और सबसे करीबी शहर बनारस है। तो वहां जाने आने में हम लोगों को बनारस से लगभग घर जाने में 3 घंटा लगता था। और दूरी कितनी होगी? 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर 3 घंटे में? 3 घंटे में जाते थे हम लोग। लेकिन 3 घंटा तब जब किस्मत आपकी अच्छी हो। अगर जाम लग गया नौबतपुर बॉर्डर पे, तो फिर वो यात्रा हमारी 6-6 घंटे की हो जाती थी। मतलब आमतौर पे एवरेज 4 घंटा लगता था। आज वो दूरी हम 1.25 घंटे में पूरी करते हैं। अब सोचिए कितना अच्छा लगता होगा। और वाराणसी एयरपोर्ट से
उस 4 घंटे के बाद फिर हमको 1.5 घंटा लगता था एयरपोर्ट आने में। अब हम एयरपोर्ट से 1.5 घंटे में अपने गांव चले जाते हैं। मतलब अब हमारे गांव का एयरपोर्ट भी वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, क्योंकि उसके लिए बनारस में घुसना ही नहीं है। अब बाहर से आप बार से चले जाइए। अभी तो 1.5 घंटा बता रहा हूं, जब हम दाहिने तरफ से जाके राजा तालाब होके जाते हैं। एक सड़क जो पूरी हो जाएगी, मुझे लगता है इसी 1 साल में पूरी हो जाएगी, तब हम 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। आपने मनोज जी राजा तालाब का जिक्र किया। हाँ। मेरी शादी बनारस में हुई है हाँ। और जब हम लोग बारात हमारी आ रही थी तो हमको बताया जा रहा था राजा तालाब से आपको टर्न लेना है सारनाथ के लिए। सारनाथ हमको पहुंचना था, सारनाथ के पास में हमारी। हाँ, तो अब तो आपको राजा तालाब से जो टर्न लेना था, जी अब आपको सारनाथ जाना हो, जहां से आप आ रहे थे जी। चित्रकूट से, तो आपके रास्ते में बनारस है ही नहीं। आप सीधे बाएं से वही बाईपास पकड़िए और 15 मिनट में आप सारनाथ पहुंच जाएंगे। अब हमारा नया रास्ता बिहार का, जितने ये रोहतास, कैमूर, गया जाने वाले लोग हैं, वो एयरपोर्ट से अगर जाना है उनको उतर के, तो एकदम चले जाएंगे। और आप यूं समझ लीजिए कि अब वाराणसी एयरपोर्ट करीब 200-250 किलोमीटर तक के लिए अपना एयरपोर्ट हो गया। इतना फास्ट सर्विस हो गया। इसलिए जब बनारस में याद करता हूं ना, तो बनारस याद करते ही, अब किसी को, जो लोग विरोधी होंगे उनको बुरा लगेगा, मगर अकेले में तो विरोधी के घर के लोग भी ना नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते होंगे कि मोदी जी, आपने बनारस का कायाकल्प कर दिया। और अभी तो वो राजा तालाब जो था ना, वहां अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है जी जहां से आप रास्ता मोड़ने वाले थे। जी। तो ये सब कुछ काम कैसे होता है, सरकार की नीति और नीयत ठीक हो, वो हम भी पहली बार देखे। वरना सरकार, तुम लोग भले सांसद नहीं थे, सरकार तो देखते ही थे विनीत भाई। तो बहुत कुछ। आज हमारा एक क्वेश्चन लगा था, जब हम बात कर रहे हैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पार्लियामेंट में, और हमने क्वेश्चन किया था भीष्म क्यूब। अब आपको शायद नहीं पता होगा भीष्म क्यूब क्या है। थोड़ा सा हाँ। भीष्म क्यूब आप समझ लीजिए एक अंतरिक्ष यान जैसा है, जिसमें 5 आदमियों को 48 घंटा तक विपरीत परिस्थिति में भी जिंदा रखने की क्षमता है। इसमें उस क्यूब में, क्यूब मतलब समझ लीजिए ना, जी समझ। तो वो एक चलता फिरता उड़ता अस्पताल है, जो आपातकाल में कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। अभी यूक्रेन में दिया गया है, श्रीलंका दिया गया है, मतलब कई देशों में भारत ने दिया है, भारत ने बनाया है। और भीष्म क्यूब जब युद्ध होते हैं, एकदम रक्तस्राव होने लगा, आपको एकदम एक्सट्रीम हो गया तो उस समय उसको ड्रोन से भी भेज सकते हैं उसको। और उसमें 5 व्यक्ति को, वो टॉप लेवल की, मतलब उसमें ऑक्सीजन है, उसमें इलाज करने के लिए डॉक्टर्स हैं जी, सब कुछ उसमें सारी व्यवस्था सब व्यवस्था है। और वो पहुंच जाएगा। और यूक्रेन में उसने बहुत लोगों की जान बचाई। वो किसने तैयार किया? भारत ने। भीष्म क्यों, हमने, आज हमारे मिनिस्टर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो बनारस, वैसे तो कहा जाता है कि देश के, क्या दुनिया के किसी कोने से भी लोग बनारस में आते हैं, लेकिन बनारस का सांसद पूरी दुनिया को क्या क्या दिया, इसकी समीक्षा इस देश में जल्दी होगी कि बनारस के सांसद ने दुनिया को क्या दिया। बनारस को तो जो दिया वो दिया। मैं कभी भी बिलो द बेल्ट राजनीति में बात नहीं करता हूं विनीत भाई।
मैं राहुल गांधी को कुछ कहूंगा तो भी राहुल गांधी जी निकलेगा हमसे। अरविंद केजरीवाल कितना भी करप्शन के गर्त में गिर चुके हों, लेकिन मैं माननीय अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल जी ही निकलता है, क्योंकि मुझे उस पद का सम्मान है। जो मैं मूल कहना चाहता था कि मैं बिलो द बेल्ट किसी को नहीं बोलता, और पद मैं का ये, सम्मान। हाँ, मैं पद का सम्मान करता हूं, लेकिन वास्तविकता ये है ना कि बनारस बनारस के सांसद जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस देश को और देश के लोगों को एड्रेस करना शुरू किया है, वो सैल्यूट करने लायक है। मनोज जी, आप जिस तरह से बनारस की आपने एक दर्शन, किस तरह से बनारस में क्या डेवलपमेंट और कैसे कितना कुछ वहाँ पर बदल गया, उसके इतिहास से बिना छेड़छाड़ की उसकी ऐतिहासिकता को बरकरार रखते हुए और जो सौंदर्य किया। बनारस वास्तव में एक ऐसा अल्हड़ शहर, एक बनारस जाते हैं जब अक्सर तो एक ख्याल ये आता है कि बनारस को अगर महसूस करना तो जरा इसमें पैदल चल के और रिक्शे में चल के देखो, हाँ, हाँ। बनारस महसूस हो जाता है कि बनारस क्या है। मनोज जी, मैं 1995 और 2005, मैंने सुना है आपकी लाइफ के 10 साल बहुत बहुत बड़े चेंजेस, संघर्ष और उसके बदले में आपको सम्मान, मान, हर चीज इन 10 सालों के बीच में जो चेंज आया है, मैं जानना चाहता हूँ कि 1995 से और 2005 की अगर सफर की आप कुछ वो झलकियां यहाँ पर बताएं कि कैसे आपकी लाइफ में स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल कि आप वो हम लोग सब देखते, सुनते, पढ़ते चले आए हैं। आज आपके सामने मैं उस कहानी को 1995 से 2005, ये 10 साल को कोट कर रहा हूँ, जब बहुत बड़ा बदलाव मनोज तिवारी के जीवन में आया और फिर वहां से निकल के उनका सफर कैसे फिर आगे बढ़ता चला गया। बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, और हमें ये विश्वास हुआ कि आप अपनी कोशिश करते रहेंगे। आपकी कोशिश में अगर विनम्रता और ईमानदारी दो पुट रहेंगे, दोनों में से कुछ खोना नहीं चाहिए। आप बहुत ईमानदार हैं लेकिन विनम्र नहीं हैं तो भी गड़बड़ है। आप विनम्र हैं लेकिन ईमानदार नहीं हैं तो मैंने जीवन में एक सूत्र पाया कि कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो, विनम्रता और ईमानदारी के साथ। अब ये 95 मेरे लाइफ में सफलता का वर्ष था। बेसिकली 95 का लास्ट महीना, जब मेरा एल्बम निकला इसी दिल्ली के एक गोपालपुर गांव है, वहां मैं रहता था कभी कभी एक रिश्तेदार के यहाँ। झुग्गी जैसी व्यवस्था थी और मैं टी सीरीज में जाता था, तो मुझे सफलता मिल गई 95 के अंतिम महीने में, और मेरा गाना रिलीज हुआ और मैं सफल हो गया। फिर सफल हो गया तो अब देखो वो समय भी बड़ा अलग था। तब डिजिटल युग इतना बड़ा नहीं था, कैसेट चलता था और एक एक कैसेट के बिक्री पे रिपोर्ट आती थी, इतने बिक गए, इतने बिक गए। अब तो पता चला मिलियंस मिलियंस व्यूज आया और पता ही नहीं चल रहा है कलाकार कहाँ है। तो हमने फिर उसको बनाना शुरू किया। जब सफलता मिल गई तो मैं रोज रिसर्च करता था अपना कि हमें सफलता क्यों मिली है, ये गाना मेरा क्यों चला, फिर मुझे क्या गाना चाहिए, अब मुझे हमारा पूरा इंडस्ट्री किधर जा रहा है, क्या चीज है जो अनटच्ड है, ये सब करता रहा और फिर लगातार ठक 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 चलता रहा। और मैं पहला सिंगर हूँ जो गाना गाया। मैंने शुरुआत किया डिवोशनल से, लेकिन मैं फोक में घुसा, और फोक में घुसा तो केवल तेरी चुनरी, तेरी चूड़ी, तेरी बिंदी, उसी में नहीं रहा। मैं बेरोजगारी का भी गीत बनाया, मैं भ्रूण हत्या का गीत बनाया, मैं गंगा स्वच्छता का गीत बनाया,
मतलब सामाजिक चीजों में भी आपके निरंतर गाने हर एल्बम में हाँ। मेरा एक विषय होता था, मैं करप्शन के खिलाफ गाता था। सब हउए रुपये के खेल, सेल आदमी के लगल बा। मतलब सेल में सिर्फ कपड़े नहीं है, आदमी भी सेल। आदमी में से सबका स्टिकर बस नहीं लिखा हुआ है, रेट पता है किसका कि कौन कितने में बिकेगा। वो मैं गाना गाया। मैंने लाल बत्ती के खिलाफ गाना गाया। मेरे 4 गाने जो हमने गाए, जो सवाल उठाए, वो कानून बन गए। मोदी जी ने बना दिए कानून। कितनी दिलचस्प बात है मनोज जी के गानों पे फिर उन्होंने मतलब गाना क्या है, गाना एक जब संगीतकार कुछ लिखता है और उस पे आवाज देता है, उसको लिखता है, वो विषय उसके दिल को चुभते हैं और वो जब दिल को चुभते हैं तब कलम चलती है और फिर जब कलम चलती है उसके बाद स्वर बनते हैं। जी। और मनोज जी ने जो वो 4 गाने रहे उस पे कानून बन गए। कौन से 4 गाने थे मनोज जी अब वो? एक तो लाल बत्ती के खिलाफ, एक तो लाल लाल बत्ती खत्म, सारे मंत्री अपने से उतार उतार के के रखे, रख लिए। वीआईपी कल्चर खत्म। हुँ, दूसरा, भ्रूण हत्या के खिलाफ गाना गाता था। अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। हुँ, तो भ्रूण हत्या के कानून पे तो मैं ही उसमें मैं शामिल था जब कानून बन रहा था उसके खिलाफ। गंगा स्वच्छता के लिए गाता था। गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, भारत के कल्याण चाहे तो नमामि गंगे पूरा मंत्रालय बन गया भाई मंत्रालय, साहब। कानून तो ऐसा बना कि, पूरा मंत्रालय आ गया। और एंटी करप्शन जो कानून बना है उसमें मैंने वोट भी किया है, जिसका मैं गाना गाता रहा, बहुत गाने गाए। पढ़ल लिखल बाबू बेचा चिनिया बादाम बा, इनके बदे देशवा में नाही कोनो काम बा। मास्टर बनी जाता मैट्रिक फेल, सेल आदमी के लगल। तो एंटी करप्शन भी बहुत तगड़ा कानून बन गया है। हुँ, तो मैं 4-4 बातें जो हमने गाने में कहा, ऐसा लग रहा था कि मैं संसद में बोल रहा हूँ, ठीक है। समझा। वो जनता की संसद थी जनता की संसद और थी। उसको सुनने वाला कोई नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति आ गया उस पद पे। हुँ, और आप देखिए, मैं इतिहास है ना कि जो मैंने गाने गाए, वो कानून और समझ लीजिए एक में तो मंत्रालय बना है। मंत्रालय भी बन गया। मतलब मंत्रालय भी तो कानून के तहत ही बिल्कुल हुआ। का तो 4-4 गानों का जो हम चाहते थे वही कानून बन गया। तो मैं तो सांसद 2014 से ही नहीं हूं, मैं सांसद का काम 1995 से कर जिसे रहा कर हूं। रहा हूँ। मनोज जी जब पहला एल्बम आपका आया और थोड़ी प्रसिद्धि मिली, थोड़ा पहली अर्निंग कितनी रही होगी? उन कै कितने कैसेट आपके अगर कुछ पता हो कि आपके हाथ में उस समय? पहला एल्बम तो मैंने अपने पास से बन लगा पैसा लगाया। देखो, जो लोग भी इंटरव्यू सुन रहे हो, अब तो बहुत आसान है। अगर आप में कुवत है हुँ, तो आपको सफलता के लिए मनोज तिवारी की तरह और अमिताभ बच्चन की तरह फुटपाथ पे सोने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ती। क्रिएट योर ओन क्रिएशन, हुँ, सॉन्ग, फिल्म, और आप कहीं से किसी को प्रोड्यूसर बनाइए, नहीं तो अपना लगाइए। भाई आपके लिए तो, अगर हमको अपने हुनर पे विश्वास है तो हम अपने हुनर के लिए रिस्क ले सकते हैं ना। तो मैंने लिया था। जब मुझे 1000 रुपया महीना खर्चा होता था मेरा, तब मैंने 12,000 रुपये लगाए और कलकत्ता में एल्बम बनाया। वो एल्बम जब टी सीरीज में गुलशन कुमार जी ने पास कर लिया तो निकल गया। तो मुझे बोले कि कितना बेटा खर्चा हुआ तुम्हारा? तो मैंने कहा सर 12,000। तो उन्होंने बोला था कि ये बहुत ईमानदार लड़का है, इसको 25,000 दो। तो मुझे पहले एल्बम के लिए 25,000 रुपया मिला। फिर बोला इससे 4 एल्बम और गवाओ। तो मैंने 2 दिन में 4 एल्बम गाए। आज एक गाना बनाने में 2 महीना लग जाता 2 है। महीने लग जाते हैं। हमने 8 चौके 32 गाने वो हमने बनाए 2 दिन में।
और मुझे पैसे मिले 1 लाख रुपए। मेरी जिंदगी में मैं सोचा ही नहीं था मेरे पास 1 लाख रुपए एक साथ होंगे। और आप सोचिए कि उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि दुनिया में हमसे अमीर कोई है ही नहीं। 1 लाख रुपए वास्तव में जब आप 12,000 रुपए लगा के आपने वो एल्बम तैयार किया, अब आपको ये भी लग रहा होगा बताने में कि मैं 12,000 बता तो हाँ, रहा हूँ, पता नहीं दिए कि ना दिए। हाँ कि ज्यादा तो नहीं बोले दे रहा ज्यादा और तो नहीं कम कर बोल, दूं क्या हाँ थोड़ा? तो मैंने कहा सर 12,000 रुपया लगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो 12,000 का एल्बम लेकर के दिल्ली आने के लिए मेरे बड़े भैया ने हमारा फ्लाइट से टिकट कराया। वो तो जोड़ा ही नहीं उसमें मैं। इसी चक्कर से हाँ, कि ज्यादा ना हो जाए, पता चले कुछ मिल रहा हो वो भी चला। तो फिर उसके बाद ना मैं क्रिएट करता रहा। मैं गाना लिखता भी था, कंपोज भी करता था, गाता भी था। और मैंने बहुत ऐसे ऐसे विषय निकाले जो बहुत ज्वलंत थे। मैंने बेरोजगारी का एक विषय निकाला, उस पे गाना गाया हूं। असिए से कह के भी ये बचवा हमार कंपटीशन देता, में लेके एडमिशन। मतलब कंटिन्यूअस वो पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। घर से फोन आता है, बच्चा क्या हो रहा है? कंपटीशन दे रहे हैं। बेसिकली उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसका कोई काम नहीं हो रहा है, ऑप्शन थे नहीं। आज तो आप देखिए इतने ऑप्शन हैं कि अब लोग नौकरी पे कम जा रहे हैं और अपने नए नए स्टार्टअप पे ज्यादा जा रहे हैं। ना नौकरी के प्रति अब मैं भी देखता हूँ, युवा अपना खुद का वो चाहते हैं कि अपना मेरा स्टार्टअप हो, उसमें 3-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, खुद भी नौकरी, अपना पैसा अर्निंग 10 लोगों को और उस पे जाके कमाई। लेकिन विपक्ष कह रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बेरोजगारी बहुत भाई। नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे कि बेरोजगारी खत्म हो गई, लेकिन कितनी संख्या में रोजगार मिल रहे हैं, कितनी संख्या में अवसर हमारे पास उपलब्ध हैं, हम लोगों को स्किल्ड कर रहे हैं। जो विपक्ष है ना, वो एक चीज गड़बड़ करता है। आज का विपक्ष वो अटल जी जैसा विपक्ष नहीं है कि कभी कभी इंदिरा गांधी की तारीफ भी कर दिया। आज का विपक्ष एकदम हर सरकार की सफलता पे जमीन में धंस जाता है। वो सोचता है ये सफलता क्यों इसको मिल गया, हम भी तो बहुत दिन शासन किए, इसको गिराओ। मैं विपक्ष को सलाह देने वाला तो कुछ नहीं हूं, लेकिन देखिए हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। अगर हमारे देश की संख्या 141 करोड़ हो गई, तो 141 करोड़ की जनसंख्या को हम पावर कैसे बना सकते हैं? जब हम स्किल्ड होंगे, जब सबके हाथ में हुनर होगा। ये हमारे कैमरामैन, ये कैमरा कौन फोटो सही ले रहा है, कौन क्या, ही इज स्किल्ड ना। इसको 10 आदमी पूछेगा। आपके पास सवाल पूछने का हुनर है, आपको 10 आदमी पूछेगा। आप जैसा आदमी मिल जाए तो मैं ही 40-50 हजार रुपए दे के ऑफर कर दूं, क्योंकि मेरे पास 4-5 आदमी की जरूरत है। आदमी नहीं मिल रहा है। ईमानदार मिलता है तो फोटो खींचना नहीं आता, फोटो खींचना आता है तो अपलोड करना नहीं आता। अब पता चला 5 घंटा मैं लगाता हूँ सोशल मीडिया में, मेरे 5 घंटे बच जाए, ऐसे लोग नहीं मिल रहे मुझे। स्किल बड़ी प्रॉब्लम। स्किल्ड करने की सोच रखते हैं, और जब स्किल्ड होगा, दुनिया भर की संस्थाओं को हम ही ने किया ना। सुनो भैया, आप यहां अपने यहां से माल भेजोगे ऐसा नहीं चलेगा, यहीं बनाओ, यही बनाओ। मेक इन इंडिया। जब आप मेक इन इंडिया करेंगे तो हमारे यहां के लोगों को काम नेचुरली मिलेगा। आज तो बहुत सारे साधन ऐसे रेडी हैं। किसानों का अनाज ठीक मूल्य पे खरीद के और ठीक मूल्य पे बेच दो, कितना बड़ा बिजनेस हो गया है। हम कह रहे हैं खेत पे अपने लगाओ, वहीं से खरीदेंगे।
तो खरीदने वाले लोग भी तो चाहिए ना। जी। विपक्ष इसकी बात नहीं करता, सकारात्मक। आप हमारी कमी बताओ, हम कहाँ कह रहे हैं कि भारत का सब कुछ ठीक कर दिया हमने। हम नहीं कह रहे हैं। हम तो 2047 तक सब कुछ ठीक करने के रास्ते पे चल रहे हैं। विकसित भारत का सपना देख। अब विकसित भारत की मीनिंग कौन बताएगा? विकसित भारत में पर कैपिटा इनकम भी बहुत होती है। बहुत होती मतलब हर व्यक्ति का आय उस लेवल पे जाएगा तब हम विकसित देश कहलाएंगे। कहलाएंगे। और आप विकसित देश पर ही हथौड़ा मारने में लगे हुए। विपक्ष का भी तो काम है ना कि वो कुछ करे, कुछ सहयोग करे, सवाल भी ऐसे करो। अब एक एक मुद्दे पे 6-6 दिन संसद बाधित कर देते हैं सर। आप अपनी बात सड़क पे बोलो, मीडिया में बोलो, एक दिन संसद बाधित कर दिया, हो गया ना। अब आप 5 दिन सिर्फ इसलिए करेंगे कि हमको संबल जाने नहीं दिया। अरे भाई, संबल न्यायालय रोक रखा है। संबल में न्यायालय पे हमला हुआ है। और आप जिस सुरक्षा व्यवस्था में हैं, आपको जाने के लिए 2 दिन पहले बताना चाहिए। आप वो भी नहीं बताते हैं कि मैं कहां जा रहा हूं, और जाके सड़क पे खड़े हो जाते हैं। 50 आदमी को स्टाइल दे रहे हैं। तो सकारात्मक, रचनात्मक विपक्ष भी तो होना चाहिए देश के लिए। आपके पास 99 सांसद हैं। तो मेरा मानना है ना कि हर व्यक्ति को, आप देखेंगे जैसे अभी चुनाव का रिजल्ट आया जी। हम महाराष्ट्र जीत गए, झारखंड हार गए। जी। हमारा जो बोर्डिंग लगा होगा ना बीजेपी हेडक्वार्टर में, हमने दोनों राज्य को धन्यवाद दिया। पता नहीं आपका ध्यान गया कि नहीं गया। अभी हेडक्वार्टर से निकलना नहीं हुआ है अभी मेरा, मैं देखा नहीं वो। जी हाँ, वो जो है ना, जब हम लगाते हैं तो कहते हैं महाराष्ट्र एवं झारखंड की जनता को हृदय से धन्यवाद। क्यों दिए? अब क्योंकि वहां जो भी हमको वोट मिला, जो भी सीट मिली, धन्यवाद झारखंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रिजल्ट घोषित, हमने कहा हमें जनादेश स्वीकार है। आप कभी ईवीएम में घुस जाएंगे, जबकि आप एक राज्य जीते हैं। वो कौन सिस्टम है भैया? अगर ईवीएम हम ठीक बदल सकते हैं तो हम दोनों राज्य का बदल कह रहे हैं ये लोग बहुत वो है, आखिरकार जीत जाते हैं बड़े वाले राज्यों में, हमको जितवा देते हैं। ये मतलब आप समझिए, कोई हम जो सुनेगा वो भी हंसेगा। इस देश की लोकतांत्रिक ढांचे पे चोट करना एक प्रकार से देश के विरुद्ध बात करना है। दुनिया चुनाव आयोग की तारीफ कर रही है, दुनिया हमारे संसद की तारीफ कर रही है। दुनिया का पहला देश है हमारा भारत, जहां जात धर्म में कोई भेदभाव नहीं होता। आप सोचिए, बिना, अगर हम 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना, मतलब एक गरीबी की परिभाषा है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, दे आर गेटिंग 5 लाख रुपीज फॉर वन फैमिली फॉर 1 ईयर फॉर ट्रीटमेंट। विनीत भाई, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहते हैं हम नहीं लागू होने देंगे। जी, यहाँ लागू नहीं है। अरे सर, इन गरीबों को कितने लोग मर गए इलाज के लिए। समझ लीजिए कि इसको ना होने से पिछले 10 साल में एक परिवार के 35 लाख रुपया अरविंद केजरीवाल जी आपने रोक दिया। क्या मिला है आपको? जेल, मुख्यमंत्री पद से सस्पेंशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप देखो ना, ईश्वर भी न्याय करता है। इसी शहर में हो आप, पार्टी के नेता हो, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ नहीं सकते। एक आपके जूनियर को रिमोट कंट्रोल बना के बैठाना पड़ रहा है। बट वेयर आर यू? आपको जाके पंजाब में मान जी के साथ एक झंडा आंदोलन करना पड़ता है। सवाल उठता है, व्हाट राइट यू हैव? ये सब भी तो ईश्वर की प्रक्रिया में ही वो एक पनिशमेंट ही है। बट हम सच में कई बार विनीत भाई ना, मैं तो देखो, मैं जैसे आपने कहा ना कि सुर, स्पोर्ट्स, तो मैं सोचता हूं यार ये क्यों कर रहे हैं?
जैसे बीच में एक बार सरकार ने कहा कि हम गाड़ियों को ऑड इवन लागू करेंगे। जी। हमने कहा वेलकम। हमने कहा आम आदमी पार्टी का ये कदम थोड़ा और पहले आना चाहिए था, क्योंकि इससे थोड़ा असर तो पड़ ही जाता है। बढ़ ही जाता है। कार पूलिंग शुरू करो, बहुत सारी गाड़ी आ जाएगी। आप इतनी अच्छी बसें लगा दो, एयर कंडीशन बसें, कि लोग अपनी गाड़ी लेके चले ही ना। रूल बनाओ ना, एक गाड़ी में एक आदमी जा रहा है तो उसको फाइन लगेगा। अगर दिल्ली इतनी कंजेस्टेड, तो मैं तो तारीफ किया, लेकिन जब हम उनके घर में गए एक बार बात करने, तो मेरे ऊपर अटैक कर दिए। आई वॉज स्टेट प्रेसिडेंट, और मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो उनका एक विधायक उठ के गाली वाली देने लगा, और मैंने कहा, अरे भाई ये क्या है? तो उसको बोलने की बजाय बोल रहे, नहीं नहीं आप बताइए, तो उनको हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा, मैं तो सर शिष्टमंडल लेके आपसे मिलने आया, मुलाकात करने आया। और आप 250 आदमी बिठा के शिष्टमंडल से मिलते हैं क्या? क्या करते हो अरविंद? मुझे आना पड़ा, और फिर बहुत, मतलब समझ लीजिए कि वहां धक्का मुक्की सब हुई। क्या किस चरित्र के लोग हैं सर? तो मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि इनमें सुर का ज्ञान नहीं है, इनमें स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट नहीं है, जो कि राजनीति में 3 चीज का होना बहुत जरूरी है। वो सुरीले हों, सुर समझते हों, उनको स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट की बात समझ में आती हो, जनता के जनादेश पे विश्वास करें, उनसे अपनी कमी और अच्छाई को समझें, और तीसरा, अध्यात्म को लाओ अंदर। अध्यात्म में राजनीति न हो, लेकिन राजनीति में अध्यात्म की बड़ी जरूरत है सर। आप क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे, फाइनली आपकी समीक्षा क्या करेगा लोग। सॉफ्ट हिंदुत्व का नारा वो भी देते हैं, हनुमान जी को बिल्कुल अपने लगा के रखते हैं। जब जेल से आते हैं तो सबसे पहले अगर आप हनुमान जी की सॉफ्ट क्या, आप पाठ हिंदुत्व भी रखते हैं, तो ये कैसे नियम बना सकते हैं कि मस्जिद के मौलवी को हम महीना देंगे लेकिन मंदिर के पुजारी को नहीं देंगे? अरे यार, क्षमता हो तो दोनों को दो, नहीं तो मत दो। दोनों क्या, गुरुद्वारा के ग्रंथी को भी दो, और वो चर्च के पादरी को भी दो। इफ यू कैन डू इट प्रॉपरली। पर नहीं, हम मौलवी को देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। तो फिर कहां, कौन सा सॉफ्ट हिंदुत्व आपका? देखो, सिर्फ हनुमान जी के मंदिर जाने से आप हिंदू नहीं हो जाते हैं। मंदिर तो दिखावे के लिए भी जाया जा सकता है, और आप बिना मंदिर गए भी हिंदुत्व क्या है? अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरी वसुधा को ही कुटुंब मान के चले भैया। आप तो यहीं पे, जैसे अभी एक बुराड़ी जगह है जी, में विद्यापति समारोह हुआ, तो जब वो विधायक जी के साथ मिलके हो रहा था, तब सरकार से वो 10 लाख रुपया दिलवाते थे ऐड। अब पहली बार कहा, सर हम न्यूट्रल करना चाहते हैं, आप भी आओ, सांसद जी भी आएंगे, सब आएंगे, तो बोला तुमको ऐड नहीं देंगे। इट इज नॉट हिंदुत्व। हिंदुत्व का मतलब है कि सबको समान दृष्टि से देखना। हिंदुत्व का मतलब है कि गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित को सहायता करना, भूखे को भोजन खिलाना, जरूरतमंद को कपड़े देना, ये हिंदुत्व में सिखाया जाता है। हमारे यहां तो किसी शरीर को चोट भी न पहुंचे, मातृवत परदारेशु, दूसरे की स्त्रियों की माता की तरह देखो, पर द्रव्यसु लोष्टवत, दूसरे के द्रव्य को, धन को मिट्टी ढेले की तरह समझो। और उसकी अंतिम लाइन है कि आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसे मैं हूं ना, मुझे सुई चुभेगी
तो जैसा दर्द होगा वैसे इनको भी होगा। बिल्कुल। आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्व जीवों को समझो, यह पश्यति स पंडित, वो विद्वान है। पंडित मतलब विद्वान। विद्वान। तो वही हिंदुत्व तो ये बातें करता है सर। हम लोग तो, लेकिन ठीक है, वोट की राजनीति के लिए सब कुछ नहीं होना चाहिए। हम तो 25 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, राज्य में नहीं बनी, तो लोग कहते हैं कि भैया 25 साल से बीजेपी हार रही है। तो मैं पूछता हूं कि आप खुद बताओ कि क्या 25 साल में दिल्ली जीत गई? आपकी गली टूटी है, आपके यहाँ पानी गंदा आता है, दिल्ली का एक भी घर नहीं है जो नल का पानी पीता हो, सब पीने वाला पानी खरीद के पीते हैं। कपड़ा साफ कर ले ये भी बड़ी मुश्किल से। दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया भी बहुत है। टैंकर माफिया, क्योंकि जो इस पीने वाला मुसीबत से मैं पानी। भी जूझा हूं। मैंने भी इसको बदरपुर बॉर्डर में कुछ समय पहले मैं रहा करता था जब। सर ये ओवरनाइट ठीक हो सकता है अगर सरकार की नीयत हो जाए। वही पानी तो सबको भेजना था। आपको टैंकर माफियाओं में भी आपको पता है, अगर 150 टैंकर सरकार के हैं तो 2500 टैंकर प्राइवेट हैं। कैसे हो गया? ये तो सरकार अगर चाह ले, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, तो विनीत जी आपके एनबीटी के मैं मतलब पॉडकास्ट में बता रहा हूं कि हम उसको 1 महीने के अंदर सारे लूप होल्स खत्म करेंगे, टैंकर माफिया समाप्त। मनोज जी, मैं आपके दरवाजे पे खड़ा मिलूंगा उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया और सरकार बनी, उसके 1 महीने बाद अगर ये समस्या नहीं हुई तो। सर 1 महीना 1 महीना में टाइम ले रहा हूं क्योंकि इसमें 10 15 20 दिन बहुत कवायद होगी। कवायद होगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत गंदे लोग हैं, बहुत करप्ट हैं, उसमें करके 1 महीना में हम रिजल्ट दे देंगे। किसी को भी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ा के कि टैंकर आएगा बेटा, ये गैलन रखा है, पानी भरने के लिए आना, ये पाइप फेंकना, ये दृश्य खत्म कर देंगे पूरी दिल्ली से। पूरी दिल्ली से सर। और विद इन 2 इयर्स हर घर में नल लगा देंगे जिससे पानी आएगा। भाई साहब हम 60% दिल्ली के घरों में गैस पाइप से पहुंचा रहे हैं। आप भी कहीं सुनते होंगे पीएनजी जी एवनजी। बिल्कुल सुन। जब हम गैस पहुंचा सकते हैं, पानी तो सर फिर भी, गैस तो बहुत डेलिकेट चीज है। बहुत डेलिकेट चीज। तो ये हम आपको बताएं, हम कर देंगे। यहां तो इतना कंफ्यूजन हो जाता है दिल्ली में ना। हम चुनाव जब सांसद का लड़ने गए, लोग कहते हैं गली हमारी टूटी है। अब वहां तो मैं झगड़ा भी नहीं कर सकता कि आम आदमी पार्टी की सरकार का काम है। काम। ये हमारा देखो, कालीघटा रोड चौड़ा करना है, गामड़ी रोड चौड़ा करना है, ये सोनिया विहार का पुस्ता चौड़ा करना है। हाँ भैया, अब लोगों को ये भी नहीं पता कि इन चौड़ा करने वाली अथॉरिटी किसके पास है। वो आम आदमी पार्टी के पास। और 2.5 साल से तो इनके पास महापौर भी है। तो इस समय तो आम आदमी पार्टी के जो नेतृत्व है वो ये भी नहीं कह सकता कि नहीं एमसीडीओ करना था। इन सारी चीजों को सर क्या है, तो विनीत भाई मैं थक गया बोलते बोलते, वो थक गए सुनते सुनते, अब न बोलो न सुनो, अब कर लो तैयारी, 1 5 साल बीजेपी की 2 बारी। बहुत बोल लिया गया, बहुत पॉडकास्ट हो गया। अब दिल्ली के लोगों को सोचो, आप जिस शहर में रहने से आपकी 10 साल आयु खत्म हो जाए सर। सर बिल्कुल यही मेरा सवाल था अगला। मनोज जी, आपने वही बोला। मैं इस दिल्ली के अंदर अगर हमारी जरिया ना हो पैसा कमाने का, तो मैं 2 दिन यहाँ मैं अपने गांव पे जाके स्वच्छ हाँ, वातावरण में, और आज हर व्यक्ति चाहे वो दिल्ली का आपके हो, गांव नोएडा, में अमृत बरस रहा है, वहां पे सांसों का अमृत। हम बताते हैं पिताजी AQI चाहिए क्या है बेटा। हमने कहा पॉल्यूशन का है भैया। यहाँ तो बरगद के पेड़ चारों तरफ है, सामने बढ़िया खेत खड़े हैं, गेहूं के कटाई हो गई है बेटा, मड़ाई चल रही है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने भैया।
शायद दिल्ली को ये महसूस होगा, हो रहा है। और मुझे लगता है ना, जैसे आजकल दिल्ली में बहुत सारे कन्फ्यूजन फैलाए जा रहे हैं। जी। अभी हम लोग एक दिन रात में झुग्गियों में प्रवास हाँ, हाँ, किए, प्रवास। तो मैं देखा, झुग्गियों में पूछा, भाई साहब बहन जी बताओ, तो एक ठो ले गई, ये देखो नाला, पानी का पाइप उसमें छेद हो गया है, और ये देखो इसका जैसे ही पानी भरता है ये निकल के नाले में जाता है। नाले का पानी पानी के नल में। सर, इट्स अ काइंड ऑफ पॉइजन। ठीक है, कुछ पॉइजन तुरंत असर करते हैं, कुछ धीरे धीरे असर करते हैं। स्लो पॉइजन, स्लो पॉइजन बांटा है अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को, और मैं बड़ी बेबाकी से इस बात को कह रहा हूं, और उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अभी कहते हैं, अरे सुनो सुनो, ये बीजेपी आ जाएगी ना तो तुम्हारी जो बिजली फ्री देता हूं सब बंद कर देगी। हम वो जितनी फ्री देते हैं उससे ज्यादा देने वाले हैं, बंद नहीं करने वाले, और बढ़ा के देने वाले। हम 300 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना पे काम कर रहे हैं और कई राज्यों में दे रहे हैं। वो कहते हैं ये बस जो तुम्हारी फ्री होती है ना महिलाओं, ये बीजेपी आएगी रोक देगी। हम बस महिलाओं की फ्री भी रहेगी और बस भी बहुत अच्छी रहेगी। वैसे भी जो 1500-1600 बसें अभी दी हैं वो हमने दी हैं। जितनी नई नई बसें आज आप देखते होंगे ना, उसको कभी रोक के पीछे देखिएगा, वो हमारी हेवी इंडस्ट्रीज से दी हुई बसें हैं, केंद्र सरकार मोदी जी के तरफ से दी जा रही। मगर वही बस क्यों नहीं यहाँ पे 5000 बस होनी चाहिए भाई साहब। कई बसों के पीछे कभी गाड़ी लगाइएगा, धुआं से आपका मुंह लाल हो जाएगा, बाइक से चल रहे हैं। हम उन सबको ठीक करने वाले हैं। हम जिनको भी 200 यूनिट बिजली का फायदा हो रहा है हम उसको भी देते रहेंगे। जिनको बस फ्री मिलती है हम उनको भी देते रहेंगे। जिनको पानी फ्री मिलता है वो भी देते रहेंगे, लेकिन पानी ऐसा साफ देंगे कि आपको वो टैंकर वाले के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, या जो ट्रॉली पे ये गैलन में पानी ले लेके आते हैं और 25-30 रुपए 40 रुपए का देते हैं, उनको नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। वो भारतीय जनता पार्टी करके देगी, और ऊपर से गरीब को 5 लाख रुपए का इलाज भी देगी। मनोज जी, आपने अभी इलेक्शन दूर है, ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चूंकि इलेक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि दिल्ली, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, एक पूर्वांचल का बड़ा हिस्सा दिल्ली में निवास करता है, और आप जिस सीट से सांसद बनते हैं सबसे ज्यादा वहां पे पूर्वांचल वोटर है। लेकिन इधर मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा था कि उसमें जो है स्टेट करके बुलाया जा रहा है कि ये झारखंड के लोग हैं, ये बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं। क्या लगता है कि आप लोग पूर्वांचल शब्द से हट रहे हैं, कि पूर्वांचल शब्द को लेखित नहीं करके उनको कहीं झारखंड, कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं बिहार, जबकि अगर हमें गोरखपुर से आता हूं तो मैं पूर्वांचली हूँ। मुझे नहीं पता कि उत्तर प्रदेश, मैं पूर्वांचली हूँ। एक तरफ तो पार्टी कह रही है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन यहाँ पर स्टेट्स में ऐसे क्यों बांटा जा रहा है? ऐसी एक दो जगह कुछ बातें आई थी, मगर हमने उसको दुरुस्त कर लिया है। हमारे लिए, चूंकि होता भी है ना, जब लोग अपने यहाँ से निकल के कहीं जाते हैं तो वो अपनी एक आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पूर्वांचल शब्द, पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग समाहित होते हैं। कुछ लोग आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं जो इसको तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक तो क्या है कि अ, मनोज तिवारी जब से दिल्ली में आया है तो
ये जो राज्य हैं वो ऐसे ही बहुत प्यार करते थे, अब उनके कार्य भी करते हैं, उनके सांसद भी हैं। तो आम आदमी पार्टी की शक्तियां न इससे डरती हैं, वो उसको तोड़ने की कोशिश करती हैं, मगर हम टूटने नहीं देंगे। हम उसको अ, अपनी पूरी दिल्ली के लोगों के साथ साथ उनको भी, उन्हीं के लिए तो हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनी को अनऑथराइज्ड का कलंक हटाया, उन्हीं के लिए हम लगातार अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तमाम समस्याएं आती हैं, ये जितने गरीब मतलब मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन्हीं को तो ये सारी समस्या होती है विनीत बिल्कुल। भाई। तो हमारा, कुछ लोग बांटने की कोशिश करते हैं, हम तो बार बार कहेंगे एक है तो सेफ है। सेफ है। मनोज जी, ये शंटी जी पार्टी छोड़ गए, परवेश रतन जी, ब्रह्म सिंह तंवर जी, अनिल झा जी, बीबी त्यागी जी, 5 बड़े नाम। और कुछ अभी भी आम आदमी पार्टी के संपर्क में। आम आदमी पार्टी खुद दावा कर रही कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है इलेक्शन से पहले हमारे पास आने वाले हैं। तो क्या ये पार्टी का जो पुराना कैडर है वो कहीं बिखरता हुआ, टूटता हुआ कुछ नजर आ रहा है? मैं तो इसको दूसरी तरह से देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी पराजय स्वीकार कर चुकी है, उसको पता चल चुका है कि अब हमारे लोग नहीं चलेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से वो आयात करने में लगी है। हमें पता है कुछ आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो टेलीफोन कर करके भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखियो, राजनीति में ये बहुत सामान्य चीज है। कई बार किसी को लगता है यार मैं यहाँ बहुत ज्यादा बार लड़ लिया, अब टिकट नहीं देगी, हम कई बार हार गए, तो ऐसे लोग अपना एक अवसर ढूंढते हैं। और अरविंद केजरीवाल चूंकि इस समय विश्वास खो चुके हैं दिल्ली का, इसलिए कोई भी मिल गया तो ले लेते हैं। लेकिन अब इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब राजनीति बदल चुकी है विनीत भाई। अब लोग सीधे देखते हैं ये पार्टी क्या कह रही है और कर रही है। आम आदमी पार्टी के 62 विधायक थे। मुझे नहीं लगता है कि आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपको भी 6-7 से ज्यादा का नाम पता होगा। लोगों की अपेक्षा हमें आम आदमी पार्टी के नेता से थी, उसने देखा ही नहीं कौन कैंडिडेट है। अभी लोगों का अपेक्षा बीजेपी से है, इसलिए कोई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए आए चला जाए कोई बात नहीं, हम तो सम्मान देते हैं, नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन फिर भी कोई चला ही जाएगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अब ये व्यक्ति की राजनीति से दिल्ली ठीक नहीं होगी, पार्टी की राजनीति से ठीक होगी। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति उसको डबल इंजन देने से ठीक होगी। आज हम आपको कह रहे हैं हम 1 महीना में टैंकर माफिया को समाप्त करेंगे, तो हम उस ताकत से कह रहे हैं जो हमारे केंद्रीय नेता की है, जो हमारे गृह मंत्री की है, और जो हमारी अपनी जो राज्य की नेतृत्व है उसके आधार पर कह रहे हैं। मनोज जी, जब पॉल्यूशन की बात हम करते हैं तो पॉल्यूशन में क्या केंद्र सरकार का कोई सारा जिम्मेदारी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की है या कुछ केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है? दायित्व तो, अगर दायित्व नहीं निभाती केंद्र सरकार तो आज कितना बुरा स्थिति होता। नंबर 1, ओखला में कोयले से चलने वाला विद्युत प्रोडक्शन सेंटर था, हमने उसको बवाना किया, उसको बंद किया और गैस से चलती है। उससे आप समझ लीजिए कि 1.5 लाख ट्रक एक दिन में जितनी गंदगी कर पोल्यूशन करते हैं, उतना वो अकेले ओखला का कोयला वाला सेंटर करता था। हमने NH24 बनाया, हमने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी बनाई, द्वारका एक्सप्रेस बनाया, हमने बाहर से आने वाले ट्रकों को दिल्ली में घुसने के पहले ही ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी दे दिया। आप सोचिए नहीं हुआ होता तब क्या होती दिल्ली की। अभी तो हम केंद्र के प्रयासों से ही दिल्ली का इतना बचाव है। अभी हमने नेशनल ये
नेशनल हाईवे बनाया 709 भी जो देहरादून जा रही है। तो हम इतना जो शहर का भीड़ बढ़ रहा है, शहर की गाड़ियां बढ़ रही हैं, लोगों का घनत्व बढ़ रहा है, उसके बाद भी हम उसको तेजी से निकाल रहे हैं। अगर ये नहीं करती केंद्र सरकार विनीत जी, तो क्या सिचुएशन होती। मगर जो काम राज्य को करना है, पोल्यूशन कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। हम उसको बार बार अरविंद केजरीवाल जी को भी बोले, आतिशी जी से तो बोलना ही बेकार है, क्योंकि उनको फोन करो तो पहले केजरीवाल जी को फोन करेंगी, फिर जाके जवाब आएगा तब देंगी, नहीं तो कहे चुप रहो, तुम कहाँ इस समय पढ़ रही हो। तो ये स्थिति है। मैं सांसद हूं, राज्य सरकार एक मीटिंग बता दे जो पिछले 10 साल में मनोज तिवारी को एक सांसद के रूप में बुलाया हो कि सर ये पोल्यूशन के निदान के लिए एक मीटिंग है, आप आइए। क्या एक मीटिंग नहीं कर सकती थी दिल्ली सरकार? ये हमारा दर्द है। दे आर नॉट सीरियस भाई साहब। बैठेंगे तो कम से कम ये तो लगे कि कोशिश कर रहे हैं। वो कहेंगे दीपावली पे पटाखा बंद, लेकिन जब वो जेल से छूट के आएंगे तो ले पटाखा। तो दिल्ली तो वही है, अगर दीपावली पे पटाखा बैन तो आपके जेल से छूटने में पटाखा क्यों बज रहा है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत झाड़ भी लगाई। झाड़ से कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी कुछ समझते हैं। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझता है, चलते रहता। आयुष्मान के लिए हम कोर्ट गए हुए हैं कि आयुष्मान योजना लागू होनी चाहिए। तो मैं बताऊं एनबीटी के मार्फत कि आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि कुछ भी करें हम लोगों को भ्रमित कर सकते हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद कर देगी। आज मैं आपसे बता रहा हूं, बीजेपी जब जैसे ही आएगी, बिजली पानी बस 3 में थोड़ा सा फायदा ये लोग दे रहे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली को फायदा क्यों नहीं हो सकता है पानी का? हम आप क्यों अपनी गाड़ियों से चलें? हम हमारे लिए भी ऐसी बस होनी चाहिए। कुछ बस हम ऐसी रख सकते हैं जिसमें ऑनलाइन सीट बुक हो, टाइमिंग फिक्स हो, ये आ रही है, बस की अलग लेन हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। क्यों नहीं हो सकता है सर? आज हमको बस से उतरे तो सामने मेट्रो है, मेट्रो से उतरे तो बस है, या फिर वहां से कुछ ऐसी गाड़ियां चल रही हो जो भी साधन हो उसको किया जाए कि यहां से आप निकलेंगे ऑटो से पहुंच के यहां पहुंच जाएंगे। ऑटो भी इलेक्ट्रिक होने चाहिए। ये सारी चीजें प्लान करने से हो सकती है। एक सवाल, क्या मैं दिल्ली मुख्यमंत्री पद की रेस में मनोज तिवारी का नाम शामिल है? ये सब तो बहुत काल्पनिक प्रश्न है और ये निर्णय पार्टी का है। शीर्ष नेतृत्व जैसा कहे, भाई शीर्ष नेतृत्व ने तीसरी बार मुझे सांसद का टिकट दिया है, तो जो तीसरी बार मुझे सबका टिकट कट गया, वट एवर द रीजन जो भी हो, तो मैं तो ये सवाल ही नहीं उठा सकता हूं। तो पार्टी जो भी करेगी अच्छा करेगी। अगर पार्टी जिम्मेदारी सौंपती है हम्म तो मनोज तिवारी उसको लेने के लिए तैयार है? क्यों नहीं तैयार होंगे? हमको तो जो भी काम दे दे पार्टी हम करने को तैयार है और कर भी रहे हैं। पार्टी जो भी कार्य दे हम उसको करेंगे भी, और जो हमारा थॉट है उसमें हमारी पूरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एकजुट है, हमारे दिल्ली का भी नेतृत्व एकजुट है। बाकी जिसको भी काम दिया जाएगा वो उसको करने के लिए तैयार है। मनोज जी, अब आपको सेशन में जाना है और मैं ज्यादा एक आखिरी बात आपसे, पंचायत सीरीज सीरीज उसके बिना सब अधूरा। तो मैंने वो गाना जब मतलब सुना, जब फिल्म देखी, तब आवाज तो मैं पकड़ गया है मनोज भैया, अच्छा 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 है मनोज भैया। तो अब ये हुआ कि
जब मैंने उसके बारे में पढ़ा कि ये कितना, इस गाने को कब लिखा गया, और उसके बाद में 2 इसके, मैं पूरा उसका अगर मैं हिस्ट्री पढ़ी उस गाने की, हुँ, ए राजा जी की, तो उसमें मुझे पता चला कि 2 लोगों ने, 2 कवियों ने उसकी रचना करी। एक अलग भाग उसका हुआ। फिर एक बिहार के बड़े मशहूर गायत्री कुमार ठाकुर, हाँ। उनके वो सोहर को, इस एक गीत को गाया करते थे। मनोज जी, ए राजा जी जो गाना है, क्या उसको आप अपना कैंपेन बनाएँगे? और अगर कैंपेन बनाएँगे तो दिल्ली के राजा कौन बनेगा इस बार? एक तो इस शब्द में जाना नहीं है, हम राजा नहीं, हम सेवक बनाना चाहते हैं। दिल्ली का सेवक हम लोग हैं, एक प्रधान सेवक दिल्ली का बनाना है और उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। राजा तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मैं हूँ दिल्ली का राजा। तो भैया बहुत नालायक राजा निकले आप। और अभी इस बार जो है निश्चित रूप से इसके जितने शब्द हैं ना, कि कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरहल हा जरूरत मूरत खूबसूरत हो। अरे अब के मिलजुल के सजाए दिहा, दिल्ली के बचाए लिहा हो। वाह! ए माता जी, ए भैया जी, ए भैया जी, ए करे तो रहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। सुंदर मुहूर्त है, अच्छा समय है, सबके ज़हन में आना चाहिए, दिल्ली कैसे बचे, इसका निर्णय लेना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने हमारे साथ समय दिया, हमारे साथ इतनी सारी बातें करी, राजनीति भी करी, उसके अलावा जो आपका सबसे, आपके दिल को जो छूता है, वो गीत, वो संगीत, वो क्रिकेटर, जो कि मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि मनोज जी का एक किरदार, मैं आउट ऑफ कैमरा अगर मैं बात करूँ, जब भी इनसे अगर कभी मुलाकात होती है, तो जैसे ये यहाँ बैठे हैं और जैसे अभी बात करते हैं, वैसे ऑफ द कैमरा भी रहते हैं, और ऑफ द कैमरा में इससे ये यहाँ पे थोड़ा-सा सलीका और आ जाता है, ऑफ द कैमरे तो और ऐसे हाथ पकड़ के। तो ये है मनोज तिवारी, जो कि आज तीसरी बार, लाख के नीचे कभी इनकी जीत नहीं हुई। एक बार शीला दीक्षित तो है तो 3 लाख के पार हो गई थी। उस तरह से जीतते हुए चले आ रहे हैं, और अब जो आह्वान है वो इनका, अब दिल्ली के लिए कितने तैयार हैं अब देखना होगा। जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव होंगे, हम मनोज जी की वहाँ पर जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वहाँ पे जाएँगे, लोगों से बातचीत करेंगे। मनोज जी को फिर से, और इन्होंने बहुत सारे वादे आज नवभारत टाइम्स के पॉडकास्ट में किए हैं, इन सब को भी हम, इस जब दिल्ली के चुनाव हो जाएँगे उसके बाद मनोज जी से वापस से फिर से हम मुलाकात करेंगे। मुझे यानी कि विनीत त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए, फिर हम आपके साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।